तो ले जी, लास्ट लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा, तो आज हमारा जो है वो दूसरा टॉपिक है और वो है इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद कौन सी इनकम आती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी रेंटल इनकम। तो आज हमने दूसरा जो हेड ऑफ इनकम है रेंटल इनकम, वो हमने देखना है। तो अभी हम देखते हैं, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही? नजर आ रही है। ओके, अच्छा। तो ये हमने सैलरी के जो है ये सेक्शन 12 से लेके हमने 14 तक ये हमने पढ़ लिया था, और ये हेड ऑफ इनकम में फर्स्ट है सैलरी। सेकंड जो है पार्ट 3 में हेड ऑफ इनकम, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और ये 15 से लेके 17 तक। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाती है, उसको हम देखेंगे। इसका जनाब पेज जो है वो 53 है। तो इसमें तकरीबन हम 53 तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट लगाया, और ये जनाब हम 53 पेज पे पार्ट 3 हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका कोई रूल नहीं है। इनकम टैक्स जो रूल्स हैं 2002 के, उसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कोई रूल नहीं है, तो इसके सिर्फ हमने सेक्शन ही देखनी है। सेक्शन 15 जो है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। द रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। यहाँ तक एक बड़ी अहम बात है कि टैक्स उस वक्त लगता है जब इनकम जो है वो रिसीव हो जाती है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, वो वाहिद इनकम है कि इवन अगर वो रिसीवेबल भी है तो फिर भी आपने टैक्स पे करना है उसके ऊपर। आपको एक्चुअली रेंटल इनकम मिली नहीं है, रिसीवेबल है, येट टू बी रिसीव्ड, लेकिन आपने उसके ऊपर टैक्स अदा करना है। ये एक सबसे बड़ा फर्क है, और ये सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में, बाकी किसी केस में नहीं है। अगर आपको एक्चुअली रिसीव कोई चीज होती है, इनकम होती है, तब जाके आपने टैक्स पे करना है। के बाद है फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस आर्टिकल। ठीक है, कह रहा है कि रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल उस अदर देन एग्जेम्प्ट टैक्स फ्रॉम टैक्स, जो इनकम है, शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कह रहा है जो रेंट आपको रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, अदर देन एग्जेम्प्ट रेंट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो है उसको आप किस हेड के अंदर जो है वो लेके जाएंगे, वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद रेंटल इनकम है जो रिसीव हुई है, या स्टिल जो है वो रिसीवेबल है, आपने उनको उसके ऊपर टैक्स देना है, टैक्स चार्ज करना है। उसके बाद सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 है। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 जो नीचे है, उसको बता रहा है कि रेंट, रेंट से मुराद क्या है? रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल। ये वो वाहिद सेक्शन है, ये वो वाहिद हेड है जिसके अंदर आपको रिसीव्ड और रिसीवेबल का लफ्ज मिलेगा, बाकी नहीं है। बाय द ओनर ऑफ द लैंड और अ बिल्डिंग as a consideration for the use or occupation of, or the right to use or occupy the land or building, and includes any forfeited deposit paid under a contract for the sale of land or a building। उसने रेंट की डेफिनेशन आपको बताई है। उसने कहा है कि रेंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, किसको? बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जो लैंड या बिल्डिंग का ओनर है, एज कंसिडरेशन, मुआवजा किस चीज का? फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई। ठीक है, रेंट के अंदर ही होता है ना कि आप उस बिल्डिंग को, उस घर को, उस दुकान को, उसको इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो है आप उसको ये राइट देते हैं कि वो उसको ऑक्यूपाई करे, उसको यूज करे और उसको उस इस्तेमाल में लाए। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन उसमें रेंट होता है। ठीक है, फॉर द ओनर। और जो टेनेंट है उसके लिए कंसिडरेशन क्या होती है? उसको ऑक्यूपाई करना, उसको यूज करना।
अच्छा, इसके अंदर उसने एक और बात अहम की है, एंड इंक्लूड्स एनी फोरफिटेड डिपॉजिट। ठीक है, ये अहम बात है, इसको मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। एंड इंक्लूड्स एनी फोरफिटेड डिपॉजिट। फोरफिटेड डिपॉजिट का मतलब है जो आपने डिपॉजिट जब्त कर दिया है, फोरफिट कर दिया है, पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और द बिल्डिंग। वो कहता है रेंट के अंदर जो आपने डिपॉजिट फोरफिट किया है, जब्त किया है, वो भी आपके रेंट की डेफिनेशन के अंदर शामिल है। अच्छा, वो कहता है कि पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। आपने लैंड या बिल्डिंग का कुछ सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें आपको कोई एडवांस मनी मिली थी, कोई एडवांस डिपॉजिट मिला था, जिसको आपने फोरफिट कर लिया, आपने जब्त कर लिया, तो वो भी आपके रेंट में शामिल है। अच्छा, अभी इसमें प्रैक्टिकली होता यूं है कि जब भी आप किसी घर का, प्लाट का, किसी भी प्रॉपर्टी का जो है वो सौदा करते हैं, तो उसमें होता ये है कि एक चीज जो है ना, आप कोई सवाल है? जी सर। सर इसमें आपने कहा है कि जो डिपॉजिट कर देते हैं वो भी रेंट में शुमार होगा। सर वो तो एक तरीके की आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके का उनकी हमारे पास वो होती है ना, श्योरिटी रखी होती है, जी तो बता उसको हम कैसे शामिल करेंगे? वो तो जी बता अमानत होती है जो हम उनको रिटर्न करते जी हैं। मैं बता उसका होता ये है, वही बात मैं एग्जैक्टली बताने लगा हूँ कि उसमें होता यूं है कि आप किसी घर का, प्लाट का, किसी भी प्रॉपर्टी का, आप कोई उनका आपस में कोई उनका सौदा होता है, तो उसमें होता है कि कुछ अमाउंट आप एडवांस देते हैं और आप कहते हैं कि ये 1 महीने के अंदर अंदर मैं बकाया रकम आपको पे करूंगा और आप ये जो घर है, ये जो प्लाट है, मेरे नाम पे ट्रांसफर कराएंगे। और अगर मैं 1 महीने के अंदर अंदर ये अमाउंट पूरी नहीं करता, तो जो बयाना मैंने आपको दिया है, जो एडवांस मनी आपको दी है, अर्नेस्ट मनी दी है, वो आप जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बायर है, अगर वो 30 दिन के अंदर बकाया रकम नहीं लाता, तो जो सेलर है उसको ये राइट होता है कि जो उसको एडवांस अमाउंट मिली है, वो एडवांस अमाउंट जो है वो जब्त करे। ठीक है, तो ये इस सिलसिले में इस तरह ये जब्त होती है फोरफीट। जी समझते हैं आप? जी क्लियर है? नहीं सर, मुझे थोड़ी सी अभी भी क्लैरिटी चाहिए। ये समझ में नहीं आया कि आपने कहा कि 30 दिन तक का एडवांस, अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात कर रही हूँ अच्छा, कि रेंट की। आप किरण प्रैक्टिस करते हैं? जी सर। अच्छा, एक एक सेल एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। कभी देखे हैं आप? जी 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 सर। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सर होता है कि भाई एक जो बायर होता है, एक सेलर होता है, उन दोनों के दरमियान होता है कि वो कितनी, मतलब कुछ एडवांस पेमेंट दी जाती है उसमें, एंड देन जो है वो फर्दर जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है इस ठीक है, तरीके और से। अगर उसमें कुछ एक क्लॉजेस कंडीशन हैं। होती है, उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर वो पेमेंट कंप्लीट नहीं होती विद इन दैट गिवन या प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड जो है उसके अंदर, तो फिर क्या होता है? फिर वो जो सेलर है वो फिर उसका इंतजार करता रहे। नहीं नहीं, फिर वो जो वो होती है, वो उनके पास मतलब जो सेलर होता है वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो मतलब वो बायर को देता नहीं है वापस। नहीं, तो वो जो उसने एडवांस मनी बायर ने सेलर को दी होती है, उसका क्या बनता उसको वो रख लेते हैं अपने पास, रिजर्व कर लेते हैं इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। है? यही क्योंकि तो अगर बात फिर मैं देखा जाता है कि ब्रीच किस साइड से हुआ है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्रीच जो है वो किसकी तरफ से हुआ? बायर की तरफ से हुआ। बायर ने उस पीरियड के अंदर बकाया पेमेंट देनी थी जो उसने नहीं दी, और सेलर जो होता है उस अमाउंट को फोरफीट कर लेता है, जब्त कर लेता है। तो ला ये कह रहा है कि अगर आपने कोई फोरफीटेड डिपॉजिट है अंडर एनी सेल कंट्रैक्ट, जिसको मैं एग्रीमेंट टू सेल आपको बताया है, तो वो जो जब्त किया आपने अमाउंट, वो भी आपकी रेंटल इनकम है, क्योंकि वो पैसे आपके पास आए हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से उसको ट्रीट तो करना है ना, तो वो आपकी रेंटल इनकम ट्रीट होगी। ओके ओके, गॉट इट नाउ। समझ? ये पहली दफा आपने बात सुनी होगी कि वो आपकी फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो आपको मुफ्त में नहीं मिला, वो आपकी रेंटल इनकम है और उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। दिस इज द केस, राइट? उसके बाद
Next है कि this section shall not apply to any rent received or receivable by any person in respect of the lease of building together with plant and machinery, and such rent shall be chargeable to tax under the head income from other sources. वो कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग लीज पे दी है जिसमें प्लांट और मशीनरी भी है, और उसमें उस बिल्डिंग के साथ किराए में प्लांट और मशीनरी का रेंट भी शामिल है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, वो आपने इस हेड में नहीं लेके जाना। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन 3A है कि बेयर एनी अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन फॉर द प्रोविजन ऑफ एमेनिटीज, utilities, or any other service connected with the renting of the building, such amount shall be chargeable to tax under the head income from other sources. अगर आपने उस बिल्डिंग के साथ, ठीक है, कोई सहूलियात हैं, कुछ यूटिलिटीज हैं जो आपने दी हैं, तो वो जो है अमाउंट वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, वो रेंटल इनकम शुमार नहीं। उसके बाद है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 where the rent received or receivable by a person is less than the fair market rent for the property, the person shall be treated as having derived the fair market rent for the period the property is let on rent in the tax year. तो ये बात भी समझ आई नहीं, ये क्या बात? जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा? इसकी तरफ गो थ्रू करें। अच्छा, इसमें ये है कि बाज़ औक़ात आपका अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो सब सेक्शन 4 है, कि बाज़ औक़ात आपका एक घर है किसी एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी के अंदर है, फॉर एग्जांपल वो बहरिया में है, डीएचए में है, तो वहां पे ना एक खास किस्म की जो घर है उनकी जो रेंट होता है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसमें 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे मसलन अगर किराया 100,000 है, 1 लाख रुपया है, और आप किसी अपने जानने वाले को कहते हैं कि नहीं आप ऐसा करो, आप मुझे 60,000 किराया दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है, जब आपको जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, कोई आपका करीबी है, कोई ब्लड रिलेशन है, तो ला ये कह रहा है कि आप जो उसके ऊपर रेंट लेंगे, जिसके ऊपर आप टैक्स देंगे, वो फेयर मार्केट का रेंट होगा। यानी अगर वहां पे आपने 60,000 का दिया हुआ है लेकिन रेंट तो वहां 1 लाख रुपए है, आप जो टैक्स देंगे वो 1 लाख देंगे। उसके बाद है सबसेक्शन 4 है कि shall not apply where the fair market rent is included in the income of the lessee chargeable to tax under the head salary। कह रहा है कि ये वाला सेक्शन जो ऊपर वाला है ये इस केस में अप्लाई नहीं होगा जहां पे फेयर मार्केट रेंट जो है उसकी इनकम ऑफ द लेसी जो है उसकी हेड सैलरी में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ये इससे मुराद ये है कि जो लेसर है, लेसर होता है जो जिसका मकान होता है, जो उसको देने वाला होता है, जिसको आप ओनर कह रहे हैं, जिसको आप, तो और लेसी होता है जिसने वो रेंट में लिया होता है। तो लेसी की जो है ना सैलरी के अंदर शामिल है, यानी ये इस तरह होता है कि अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो उसकी हायरिंग वगैरह होती है और उसकी सैलरी में वो शामिल हो जाता है, ठीक है, रेंट वगैरह। तो इस तरह का वो केस है, तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर ये सेक्शन आप उसको एप्लीकेबल नहीं हो। अच्छा जी,
उसके बाद है डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये सेक्शन जो है ये बताता है कि आपको जो ग्रास रेंट मिला है उसमें से कौन सी चीजें हैं, कौन से एक्सपेंस हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको से आपके घर का जो रेंट है 1 लाख रुपया है तो साल का 12 लाख बन गया, क्या आपने उस 12 लाख पे टैक्स देना है या उस 12 लाख में से आप कोई डिडक्शन करके लेसर अमाउंट पे टैक्स दे सकते हैं। ये बेसिकली चीज है। तो ये इस सेक्शन के अंदर वो डिडक्शंस बताई गई हैं जो करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ग्रास रेंट में से उस जो अमाउंट है उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। In computing the income of a person chargeable to tax under the head income from property for a tax year, a deduction shall be allowed for the following expenditure allowances, namely ये जो है वो है in respect of repair to a building an allowance equal to 1/5 of the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before any deduction allowed under this section। वो कह रहा है इससे पहले कि आप कोई और डिडक्शन अपने रेंट में से लेस करें, आपको स्ट्रेट अवे 1/5 यानी 20% जो है आपने उसमें से रिपेयर और मेंटेनेंस की बात में उसमें से लेस कर देना। अगर आप अगर साल का जो रेंट है वो बनता है 1 मिलियन 10 लाख रुपए, तो उसका 20% बनता है 2 लाख रुपए। तो सीधा सीधा आपने टैक्स देना है 8 लाख पे, आपने 10 लाख पे नहीं देना। सिमिलरली आप अगर 12 लाख है तो वो 2,40,000 उसमें से आप लेस कर लें, तो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में आपको अलाउ है 1/5 20%, ये आपने लेस कर लेना। समझ रहे हैं मेरे साथ है आप लोग? जी सर, समझ में आ रहा है। ओके। उसके बाद है जी बी एनी प्रीमियम पेड आर पेएबल, यहाँ भी लव्स पेड या स्टिल पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर कोई उस बिल्डिंग की जिस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दिया हुआ है उसकी अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराई है और उसका आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम की जो एक्चुअल अमाउंट है वो मजीद आप अपने जो टैक्स है उसमें से लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सारी डिडक्शन का मतलब ये है कि ये सारी डिडक्शन जो है ये आपकी जो टैक्सेबल रेंटल इनकम है उसको रिड्यूस करेंगी और अल्टीमेटली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। ठीक हो गया। आप पहली बात क्या थी कि रिपेयर मेंटेनेंस की मद में आप 1/5 20% लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज उसने बता दी कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी एक्चुअल अमाउंट आप अपने रेंट में से लेस कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि एनी लोकल रेट tax charge or cess in respect of the property or the rent from the property paid or payable by the person to any local authority or government in the year not being any tax payable under this ordinance। ठीक है, वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस जिसको शुरू में कहीं मैंने आपको बताया था कि ये फेडरल टैक्स है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम पढ़ रहे हैं ये फेडरल टैक्स है। वो कह रहा है कि अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई टैक्स हुआ है तो वो नहीं, उसके अलावा अगर कोई आप टैक्स पे कर रहे हैं जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, आप कोई उसके कोई मेंटेनेंस के चार्जेस पे कर रहे हैं, उसके कोई वो क्या होते हैं एक और चार्जेस भी होते हैं, अगर वो आपसे एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है डीएच की, अगर इस तरह का कोई टैक्स आपसे कोई चार्ज कर रहे हैं तो वो भी आप उसमें से लेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद डी है any ground rent paid or payable by the person in the year in respect of the property। ग्राउंड रेंट मतलब है कि किसी खाली जमीन का रेंट जो है पेड और पेएबल है तो वो भी आप उसमें से लेस कर सकते हैं। ये खाली जमीन की बात हो, ग्राउंड रेंट की बात हो। अच्छा उसके सर सी जो आपने बताया कि अगर हम प्रॉपर्टी का कोई और टैक्स भी पे कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा इसमें से? जी यही बताया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स या इसी तरह के मिलते जुलते कोई और उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं
इस ऑर्डिनेंस के अलावा, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत लगने वाला जो टैक्स है वो नहीं, इसके अलावा जो लोकल बॉडीज हैं, जो वहां की टाउन कमेटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, कंटोनमेंट बोर्ड है, डीएचए है, बहरिया है, वो जो टैक्स ले रहे हैं वो भी आप इसमें से लेस कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद जनाब आ जाता है ई है कि एनी प्रॉफिट पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्गेज टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे लगाया है, उस प्रॉपर्टी की जो है खरीद करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए आपने अगर कोई लोन लिया है और उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एनी प्रॉफिट पेड आप, यहां से मुराद ये है कि कोई मार्कअप उसके ऊपर आप पे कर रहे हैं, तो वो वाला भी आप लेस कर सकते हैं। ठीक, ये भी आप लेस करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है, ये सारी चीजें आप नोट अपने का पास करते जाएं, ये कौन कौन सी चीजें आप रेंट में से लेस कर सकते हैं। उसके बाद है वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सन विद capital contributed by the House Building Finance Corporation or Scheduled Bank under a scheme of investment in property on the basis of sharing the rent made by the corporation or bank, the share in rent and share towards appreciation in the value of property, excluding the return of capital, if any, from the property paid or payable by the person to the said corporation or the bank in the year under the scheme. अच्छा, ये बेसिकली कंसेप्ट ये है कि एक हाउस फाइनेंसिंग की एक स्कीम होती है, जिसमें हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम रह गया, तो फिर 5-7 मिनट के बाद फिर आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, उसमें होता ये है कि आपको एक अमाउंट जो होती है वो बैंक से मिलती है, और एक अमाउंट आप अपने पास से उस प्रॉपर्टी पे लगाते हैं, और जितनी अमाउंट बैंक ने दी होती है उतने का बैंक उसमें ओनर होता है, और उसका आप उसको रेंट पे करते हैं। ठीक है, वो जो रेंटल अमाउंट है उसका वो कह रहा है कि वो भी आप लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो ओरिजिनल अमाउंट ली है उसको अगर आप पे बैक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो जो है एक्सक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ कैपिटल, तो उसके अलावा अगर आप रेंटल अमाउंट पे करते हैं बैंक को या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, तो वो वाली भी आप लेस कर सकते हैं। उसके बाद है where the property is subject to mortgage or other capital charge, the amount of profit or